71 कह रहे हैं अ सोलेनॉइड इज 1 मीटर लॉन्ग, सही है भाई, लेंथ आ गई सोलेनॉइड की, एंड इट हैज 4250 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आ गई सोलेनॉइड की आपके पास, ठीक है जी। आगे कह रहे हैं द करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट आ गया आई आपके पास 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, आप बताएं कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो किसी भी आपके पास सोलेनॉइड की जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं सोलेनॉइड के लिए, दैट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल, जिसमें म्यू नॉट जो है इट इज कांस्टेंट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस और इसकी वैल्यू होती है 4 एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। तो आपके पास मैंने वैल्यूज पुट कर दी, म्यू नॉट की जगह आ गया 4 पाई एक्सपोनेंट -7, नंबर ऑफ टर्न्स की जगह आ गया 4250, ठीक है जी। और इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इसके आगे हमारे पास करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है जी। आई की जगह हम लोग सिंपली क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे 5 एम्पियर, और लेंथ आपके पास जो यहाँ पे गिवन है दैट इज 1 मीटर, तो उससे हम लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसका जो आंसर आता है हमारे पास, वो आंसर हमारे पास है 0.026, ठीक है, जिसको मैं 0.0267 है, जिसको मैं 2.67 एक्सपोनेंट -2 करके भी लिख सकता हूं, और राउंड ऑफ अगर हम कर लें तो ये हो जाता है 2.7 एक्सपोनेंट -2 टेस्ला, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए, if two vectors of magnitude a each make an angle of 180 degree with each other। इसको आसान जबान में सॉल्व करते हैं भाई। आसान जबान में मेरे पास एक डब्बा है, बीच में एक रस्सी से एक बंदा यहां खींच रहा है, एक रस्सी से एक बंदा यहां खींच रहा है, दोनों बंदे हमारे पास लेट से फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन की, तो भाई हमारी बॉडी पे कितनी फोर्स लगेगी, भाई दोनों तरफ से सर सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, तो ना बॉडी राइट जाएगी ना लेफ्ट जाएगी, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी 0 न्यूटन की। जिसका सिंपली मतलब क्या हुआ कि जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो फोर्सेस, आसान जबान में जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो आप सिर्फ उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आसान काम क्या कर सकते हो, उनके मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे से, ठीक है। आओ सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर यहीं पे 10 के बजाय हमारे पास ये a न्यूटन कर दूं और इसको भी a न्यूटन कर दूं मैं आपके पास, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, सिंपली देखें, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस ए, और a माइनस ए जब आप करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0, और यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। 73 कह रहे सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। कहानी क्या बनती है भाई, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसके ऊपर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि दोनों की लेंथ बराबर है हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास नहीं बनी बट ये लेंथ बराबर होगी, इसको मान लो, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं इस साइड पे भी 10 न्यूटन लग रही है, इस साइड पे भी 10 न्यूटन लग रही है, तो भाई ओवरऑल क्या हो जाएगी सर, ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये बॉडी अगर कोई खींच भी रहा है दोनों तरफ से तो ये तो कहीं नहीं जाएगी, तो बीच में रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस आती हैं तो उनका सम क्या हो जाता है हमारे पास 0, ठीक है। इक्वल होंगी तो 0 हो जाएगा, अनइक्वल होंगी तो हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे भाई कितना आ रहा है। तो हमेशा याद रखना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, आप बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हो, और अगर इक्वल है तो फिर तो ओवरऑल 0 ही हो जाता है हमारे पास। 74 कह रहे हैं इफ टू इक्वल यूनिट वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी। दो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में जो हम लोगों को ये सवाल शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज पता हो वो सिर्फ ये कि यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो मैंने बोला एक यूनिट वेक्टर ए, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, दूसरा है बी, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 1, और दोनों के दरमियान एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आओ जरा इसमें वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, और आगे आ गया cos थीटा विच इज cos 90, ठीक है। cos 90 जब आप कैलकुलेटर में यहाँ पे फाइंड आउट करने जाते हैं तो cos 90 कैलकुलेटर के अंदर आपके पास निकल के आता है 0, इक्वेशन बच जाएगी 1 प्लस 1, और 2 जब सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 है। देयरफॉर द फाइनल आंसर वी गेट इज अंडर रूट 2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाता है, ऑप्शन बी 74 का अंडर रूट 2। ओके,
क्वेश्चन कह रहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f is also of magnitude f, the angle between them will be। देखो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जब हम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हैं a और b, तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब इस मेथड से अगर हम इस चीज को सॉल्व करें, ये कह रहे हैं दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड है f, तो a भी f के बराबर है, b भी f के बराबर है। ठीक है, तो जहां जहां a और b लिखे हुए आ रहे थे सब जगह पे मैंने f लिख दिया आपके पास। और मजे की बात कह रहे हैं इनका रिजल्टेंट भी f निकल के आएगा, तो रिजल्टेंट भी f के बराबर है। आओ सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड्स पे। पहले तो यहाँ पे स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो क्या बचेगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कितने हो जाएंगे 2f स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है 2f स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों में से 2f स्क्वायर को हम चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे बचा हुआ है एफ स्क्वायर। सो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो कोई भी वैल्यू एफ की अगर थीटा में निकाल लें तो हमें पता लग सकता है कि भाई इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कहाँ पे आ सकता है। तो 2 वहां पे जाके डिवाइड हो जाता है, यहाँ बच जाता है 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास और फर्दर सॉल्व कर लें, 1 वहां जाके माइनस हो जाता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -1/2। अब मुझे सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, जो कॉस लगा हुआ था उसके साथ वो दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा कॉस इनवर्स, और जब आप कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 निकालते हो तो इसका आंसर आता है हमारे पास 120 डिग्री। तो आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर में भी करके सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, और इसको याद भी रख सकते हैं कि भाई हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड अगर हमें आंसर में चाहिए तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए फिर 120 डिग्री एंगल रखने का। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं टू फोर्सेज ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेज। और रिजल्टेंट फोर्स निकालने के, मैग्नीट्यूड निकालने के हमारे पास हम कुछ मेथड्स अपने पास समझ लेते हैं। देखो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं, अपने पास कैटेगराइज कर लेते हैं कुछ चीजें। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने को बोला हुआ है और आपसे कह रहे हैं कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का मतलब अगर उन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स आ जाते हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है, डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, अगर आपके पास एंगल 180 डिग्री आ जाता है, जिसका मतलब ये कहते हैं कि भाई दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे रिजल्टेंट निकालने के लिए हम डायरेक्टली दोनों में से बड़े में से छोटे मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। बट तीसरा केस, अगर इन्होंने कहा कि आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री आ चुका है दो वेक्टर्स के दरमियान, तो 90 डिग्री को सॉल्व करना ज्यादा आसान है। अच्छा जी, अगर 90 डिग्री होता है हमारे पास तो फिर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं आपके पास पाइथागोरस थ्योरम को भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं उसको। तो रिजल्टेंट निकाला जाता है डायरेक्टली दोनों मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर कर दें और उनका सम करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए। लेकिन अगर इनके अलावा कोई भी एंगल आ जाए, अच्छा इनमें से भी आ जाए तब भी, या इनके अलावा कोई भी आ जाए टेढ़ा मेढ़ा एंगल हमारे पास, ये आ गया ठीक है, या फिर ये आ गया, तो क्या करोगे ऐसे केस में? हम रिजल्टेंट निकालते हैं पैरेललोग्राम लॉ लगा के, जिसको लॉ ऑफ कोसाइन भी से समझा जाता है, वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे सवाल में इन्होंने क्या कहा है, सवाल में ये कह रहे हैं कि भाई दोनों जो ये फोर्सेस हैं, पहली और दूसरी a और b, लेट्स इसका नाम रख दिया a, इसका नाम रख दिया b, इनके दरमियान जो एंगल है यानी कि थीटा वो कितना है 90 डिग्री। तो केस जज कर लो भाई 90 डिग्री है सर, आंखें बंद करके हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू √25, और √25 का आंसर आता है हमारे पास 5 न्यूटन। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बिकम ऑप्शन बी। 77. Which of the following phenomena cannot be explained by the wave theory? देखो वेव थ्योरी से आपके पास क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। हम लाइट को ये मानते हैं कि लाइट जो है आपके पास एक वेव है जो कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हुई हम तक आ रही है, उसके आगे भी काफी ज्यादा इसके अंदर अब जाहिर सी बात है रिसर्चेज हो चुकी हैं, और ये भी हमें पता लग चुका है कि लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेव के तौर पे बिहेव नहीं करती, बल्कि एक और भी फिनोमेना है हमारे पास। अच्छा वो फिनोमेना क्या है हमारे पास कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास कोलाइड भी करते हैं, जिसको हम लोगों ने दो तरह के फिनोमेना में पढ़ा हुआ है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आके फोटॉन्स आके कोलाइड करते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को और उनको इजेक्ट कर देते हैं और वहां से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें करंट बन के मिलता है। तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें वेव ने कोलाइड करके दिखाया है। इसके अलावा कॉम्पटन्स इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें वेव जो है वो कोलाइड करके दिखाती है। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें वेव आपके पास अपनी नेचर के अलावा एक ऐसी नेचर एग्जिबिट करे जो पार्टिकल्स की नेचर होती है, तो फिर हम लोग कहते हैं कि भाई वो वेव थ्योरी से बाहर निकल गई। तो वेव थ्योरी से बाहर जब वो निकलती है, वो इन दोनों फिनोमेना से एक्सप्लेन किया जा सकता है उसको। तो इसका मतलब यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी। 78 कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डैश ऑफ एक्सरेज। एक्सरे से हम क्या करवाएं कि भाई उससे मुझे स्ट्रक्चर पता लग जाए? तो आपके पास हम लोग जो करवाते हैं, एक लॉ है छोटा सा जिसको हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ। ब्रैग ने क्या करके दिखाया था? ब्रैग ने आपके पास एक्सरे की डायफ्रैक्शन करके दिखाई थी। एक्सरे की डायफ्रैक्शन करके दिखाई थी और वो भी करके दिखाई थी आपके पास एक NaCl क्रिस्टल के साथ। तो हम लोग नॉर्मली क्रिस्टल्स के बारे में ज्यादा मालूमात करने के लिए उसके थ्रू एक्सरेज पास करवाते हैं। एक्सरेज वहां पे बेंड हो जाती हैं चूंकि बहुत छोटी सी स्पेसेस होती हैं उसके क्रिस्टल के एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान। तो वहां पे हम लोग कहते हैं एक्सरेज डायफ्रैक्ट हो गई और उसके डायफ्रैक्शन से हमें पता लगता है किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर हमने क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो उसके लिए उसमें से एक्सरे की डायफ्रैक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है जी। अगला सवाल कह रहे हैं द फिनोमेना ऑफ डैश प्रूव्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। आपके पास जो भी वेव अगर ट्रांसवर्स नेचर रखती है या नहीं, आपको नहीं पता। आपके पास एक नई वेव डिस्कवर होती है और आप जानना चाहते हो कि भाई वो ट्रांसवर्स नेचर रखती है या लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती है, क्योंकि वेव आपके पास दो ही नेचर्स की हो सकती हैं, या तो ट्रांसवर्स यानी कि वो क्रस्टोट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करेंगी, या फिर लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है आपके पास के लॉन्गिट्यूडनल में जो वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में। तो अगर हमने ये चेक करना है कि वेव हमारे पास ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, तो उसका जो प्रोसेस है वो कहलाता है, या एक्सपेरिमेंट है वो कहलाता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव गो थ्रू कर सकती हैं। तो अगर हम पोलराइजेशन करके देखेंगे और पोलराइजेशन का आउटपुट हमें मिल गया, जिसका मतलब वहां पे जो वेव हमने इनपुट दी थी वो एक ट्रांसवर्स वेव है, नहीं मिला तो लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी। क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स। अगर हम लोग एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बना लें भाई कि भाई इस एक्सपेरिमेंट को जो पास करेगा वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा, यानी कि उसके अंदर क्रस्टोट्रफ होंगी, और जो पास नहीं करेगा वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में क्या होता है? पोलराइजेशन के अंदर हम लोगों को ट्रांसवर्स नेचर की लाइट का पता लगता है। तो ट्रांसवर्स नेचर जिसकी होगी वेव की, सिर्फ वही पोलराइजेशन आपके पास कंप्लीट कर सकती है प्रोसेस। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, जिसका मतलब यहां पे आपके पास ट्रांसवर्स नेचर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे? पोलराइजेशन। 81 कह रहे हैं लाइट क्या पोजेस करती है? लाइट की नेचर कैसी होती है? ट्रांसवर्स। जी सर, लाइट ट्रांसवर्स है, क्रस्टोट्रफ में ट्रेवल कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जी सर, लाइट को कोई मीडियम भी नहीं चाहिए। जब दो पे टिक लग गया तो आंख तो खाली कर रही है हमारे पास कि ऑल ऑफ दिस ही होगा। ऑब्वियसली डुअल नेचर भी है, क्योंकि लाइट सर वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन के आ जाता है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि दो कैपेसिटर्स हैं, एक 10 पिकोफैरेड्स का है हमारे पास और एक 20 पिकोफैरेड्स का है। दोनों कनेक्टेड हुए हैं अलग-अलग सोर्सेस के साथ। तो ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 10 पिकोफैरेड्स वाले कैपेसिटर की, ये जो 10 पिकोफैरेड्स वाला कैपेसिटर है, जिस वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है उसके बारे में आपको इन्होंने बता दिया कि दैट इज़ 200 वोल्ट्स। ठीक है भाई, ये आ गई मेरे पास 200 वोल्ट्स। इसी तरीके से एक और कैपेसिटर है जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो 20 पिकोफैरेड्स का है। वो 20 पिकोफैरेड्स वाला जो कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है एक और वोल्टेज सोर्स के साथ, और उस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू हमें दी हुई वो दैट इज 100 वोल्ट्स। ठीक है, अब देखो जब आपने इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया है वोल्टेज सोर्सेज के साथ, तो ये वोल्टेज सोर्सेज क्या करेंगी? इन कैपेसिटर्स को चार्ज करेंगी। जब ये कैपेसिटर्स चार्ज हो चुके होंगे तो चार्ज होने के बाद ये जो पहला कैपेसिटर है, लेट्स से इसमें Q1 चार्ज स्टोर होता है, उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? C1V1। ठीक है जी, C1 की वैल्यू आपको गिवन है 10 एक्सपोनेंट -12, बिकॉज ये जो पिको हमारे पास यहाँ पे प्रीफिक्स यूज किया गया है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12। वोल्टेज जो आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 200,
तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास चार्ज निकल के आ जाता है 2 एक्सपोनेंट -9 कूलम। इसी तरीके से जो सेकंड कैपेसिटर है इसमें भी चेक कर लेते हैं कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा जब ये पूरा चार्ज हो रहा होगा आपके पास। इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास C2V2। यहाँ पे जो C2 है आपके पास दैट इज 20 पिको फैरेड्स। पिको का अगेन जो हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंस है दैट इज कि वो 10 की पावर -12 में चली जाएगी। और जो वोल्टेज आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 100 वोल्ट्स। ठीक है, तो जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है आपके पास अगेन हमारे पास अगेन यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है 2 एक्सपोनेंट -9 कूलम विच इज सेम एज Q1। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग आपसे इन्होंने इसके बाद सवाल में क्या कहा, इसके बाद ये कह रहे हैं इफ दे आर कनेक्टेड बाय द वायर इन पैरेलल। इन दोनों को जब ये पूरे पूरे चार्ज हो गए, यहाँ से भर गए चार्जेस से, इन दोनों को हमने यहाँ से निकाला और यहाँ से निकालने के बाद इन दोनों को उठा के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अच्छा, पैरेलल में जब कनेक्ट करोगे तो 10 पिको फेरेड्स हमारे पास यहाँ पे लगा दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने, और 20 पिको फेरेड्स आपके पास यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये आपसे क्या कह रहे हैं कि जब आप जैसे ही इन दोनों को उठा के पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो आप ये बताइए व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर्स। कि आपके पास इन कैपेसिटर्स पे कॉमन पोटेंशियल क्या जाएगा, क्योंकि पैरेलल के अंदर तो वोल्टेज हमारे पास सेम हो जाता है, तो ये वोल्टेज अपने आप को बैलेंस करेंगे और ये कितने वोल्टेज पे जाके सेटल करेंगे वो वोल्टेज हम लोगों ने निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने वोल्टेज निकालना है, आपने पैरेलल का टोटल वोल्टेज निकालना है, तो पैरेलल का टोटल वोल्टेज निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज आपके पास कितना है वो आप निकाल चुके हो, आपने सिंपली क्या करना है, दोनों चार्जेस को ऐड कर दें, इससे आपको पता लग जाएगा भाई टोटल चार्ज हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने डिवाइड किससे करना है इसको, टोटल कैपेसिटेंस से। टोटल कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास गिवन होती है C1 प्लस C2 से, तो मैंने कैपिटल C की जगह यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, C1 प्लस C2। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं इन सबको हम लोग पुट करेंगे, और चूंकि ये क्वेश्चन आपके पास एनईडी का है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करके भी इसका जवाब मुझे बता सकते हो। तो आपके पास जैसे ही आप वैल्यूज पुट करते हो द वैल्यूज आर, यहाँ पे Q1 की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 2 एक्सपोनेंट -9 प्लस Q2 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 2 एक्सपोनेंट -9। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं हम लोग C1 प्लस C2 से, यानी कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन है उन दोनों की एडिशन से, तो आपके पास ये हो जाएगा 10 पिको फेरेड प्लस 20 पिको फेरेड। दोनों को अगर मैं डायरेक्टली प्लस कर देता हूँ 10 PF प्लस 20 PF, तो ये आपके पास बराबर हो जाता है 30 PF के और 30 एक्सपोनेंट -12 फेरेड्स के। आओ जरा इनको वैल्यूज को पुट कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, और अपने पास आंसर निकालते हैं कि भाई आंसर कितना आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाता है घूम फिर के 133.33 वोल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कैपेसिटर्स को जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है, अगर हम लोगों ने पैरेलल में कंबाइन कर दिया फुल चार्ज होने के बाद, तो पैरेलल में कंबाइन करने के बाद आपके पास जो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 133.33 वोल्ट्स। सॉरी, टोटल वोल्टेज जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 133.33 वोल्ट्स। अब आपके पास यहाँ पे सवाल में देखें, आपके पास जो ऑप्शन है द करेक्ट ऑप्शन वुड बिकम ऑप्शन ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज विथ। कैपेसिटी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, अगर हम लोग बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास उसके कुछ फैक्टर्स के ऊपर, और वो फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। उस फैक्टर्स को समझने के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है आपके पास ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, जिसमें ए जो है, ए हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द प्लेट्स को, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनका एरिया कितना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास एरिया होगा उतना ज्यादा हमारे पास वो चार्ज स्टोर करने के काबिल होंगी। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इस वक्त कुछ नहीं मौजूद या फिर फ्री स्पेसेस मौजूद हैं और एयर मौजूद है, तो ये उसकी परमिटिविटी का कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस। सही है जी, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। लास्ट में आ गया हमारे पास डी। डी जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करते हुए आपने जो दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला रखा होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। ठीक है जी, तो आपके पास अब यहां से हम लोग देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो आपके पास किस पे डिपेंड कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो हमारे पास अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन चूज करने में हमें आसानी हो जाएगी। जिसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके साथ वो इंक्रीज करेगी, जिसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके साथ वो डिक्रीज करेगी। तो कह रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज विथ, सो इट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज ऑफ एरिया, नहीं, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, यस। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विच इज इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, अ कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड टू 200 वोल्ट्स। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी जो वैल्यू हम लोगों को गिवन है यहाँ पे वो है आपके पास 200 वोल्ट्स। जस्ट अ सेकंड, तो हमारे पास कैपेसिटर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 2 माइक्रोफैरड्स। ठीक है, माइक्रोफैरड्स आ गई आपके पास। इसको कनेक्ट किया हुआ हम लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स के साथ। वोल्टेज सोर्स आपके पास कितनी गिवन है, 200 वोल्ट्स। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि जब हम लोग इन प्लेट्स को, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनको कनेक्ट कर देंगे एक रेजिस्टेंस वायर के साथ, तो आपके पास कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वहां पे। ऑब्वियस सी बात है कि जब रेजिस्टेंस वायर में से आपके पास चार्जेस मूव करते हैं, जब करंट मूव करता हुआ जा रहा होता है, तो वो कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी वो वायर, और जब वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, कोलिजन्स होंगी, तो वहां पे आपके पास टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। बट वन थिंग वी नो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। इसका मतलब ये एनर्जी, जो हीट एनर्जी हमारे पास इस रेजिस्टेंस वायर में आएगी, वो आएगी कहाँ से, वो आएगी तो कैपेसिटेंस की वजह से ही। जो कैपेसिटर के पास एनर्जी मौजूद थी वही उसने आगे ट्रांसफर करी है। तो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी मौजूद होती है, या जो कैपेसिटर के अंदर हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो यहाँ पे आपके पास आगे बढ़ के किसके अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। हम सिंपली क्या मेंशन कर सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बिकम द हीट एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगी हीट एनर्जी के। तो बस अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस विच वी आर गिवन विथ इज 2 एक्सपोनेंट -6, क्योंकि आपके पास माइक्रोफेरेड्स है, और माइक्रोफेरेड्स के अंदर हमारे पास जो प्रीफिक्स यूज होता है दैट इज -6। आगे क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज का स्क्वायर। वोल्टेज की वैल्यू हमें कितने गिवन है, 200, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 200 का स्क्वायर। अब जैसे ही इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, सो द आंसर विच यू आर गोइंग टू गेट इन योर कैलकुलेटर्स इज 0.04 जूल्स। नाउ कन्वर्ट द 0.04 इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ये बन जाएगा 4 एक्सपोनेंट -2 जूल्स। इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं अ कैपेसिटर विथ एयर एज द डाइलेक्ट्रिक इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट्स। ठीक है, एक कैपेसिटर है हमारे पास, उस कैपेसिटर को हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है एक ऐसी सोर्स के साथ जो कि आपके पास कितना वोल्टेज रखती है, 100 वोल्ट्स रखती है। सही है, तो मैंने सबसे पहले तो ये चीज मेंशन कर दी कि भाई मेरे पास 100 वोल्ट्स का एक बैटरी है जो कि चार्ज कर रही है कैपेसिटर को। और आगे क्या कह रहे हैं, इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। पहले इन दोनों प्लेट्स, जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड थी, इनके दरमियान कुछ भी नहीं मौजूद था। ये आपके पास इनके दरमियान फ्री स्पेस थी या एयर मौजूद थी। अब ये कह रहे हैं कि इनके दरमियान हम एक डाइलेक्ट्रिक ला के रख देते हैं, और डाइलेक्ट्रिक भी ऐसा, देखो डाइलेक्ट्रिक भी आपने एक ऐसा लाके प्लेस किया है जिस डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आपके पास क्या है, 10। ठीक है जी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा सवाल समझिएगा कि अब आपके पास आपने प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाके प्लेस कर दिया है। ठीक है जी, और अब जैसे ही आपने प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाके प्लेस किया है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। सही है, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें तो दो केसेस हैं हमारे पास यहाँ पे, और वो दो केसेस हमारे पास क्या है। पहला केस था आपके पास जिसमें कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं मौजूद था, सिर्फ एयर मौजूद थी आपके पास। और दूसरा केस क्या है, जिसमें कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इन्होंने एयर के बजाय आपसे कह दिया कि कुछ और इंसर्ट कर दें, विच इज अ डाइलेक्ट्रिक। और एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट हमारे पास किसके बराबर है, एप्सिलॉन आर के। अच्छा, अब वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो वोल्टेज का जो बेसिक फॉर्मूला है जरा उसके ऊपर बात करते हैं। वोल्टेज का जो बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस की टर्म्स में वो बनता है क्यू अपॉन सी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये फॉर्मूला मेरे पास तब तक के लिए वैलिड है जब तक हमारे पास एयर यूज हो रही है प्लेट्स के दरमियान। तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा क्यू ओवर सी। और अगर मैं एयर को रिप्लेस कर दूं डाइलेक्ट्रिक से,
तो सिर्फ जो फॉर्मूले में चेंज आएगा दैट विल बी वी डैश इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय सी डैश। अब यहाँ पे ये जो सी डैश है हमारे पास, ये सी डैश क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक के समेत आपके पास जो कैपेसिटेंस आती है ये वो है। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो कैपेसिटेंस पे जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होता है, एयर वाली कैपेसिटेंस को अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लग जाती है कि डाइलेक्ट्रिक के साथ वाली कैपेसिटेंस किसके बराबर है। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्मूला फाइनल बन के आ जाएगा दैट विल बी Q ओवर एप्सिलॉन R इनटू C। अब यहाँ पे ये जो Q अपॉन C है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू माय ओरिजिनल वोल्टेज। ठीक है, जब एयर की बात हम कर रहे थे, जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के बजाय एयर इंसर्ट की हुई थी हम लोगों ने प्लेट्स के दरमियान, तो वो Q ओवर C के बराबर था। तो V डैश हमारे पास किसके बराबर हो गया, Q ओवर C की जगह मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ओरिजिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। नाउ ओरिजिनल वोल्टेज इज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन। कह रहे हैं कि जब हवा थी हमारे पास तो हवा के वजह से जो वोल्टेज मौजूद था वो कितना था हमारे पास 100 वोल्ट्स। तो मैंने V की जगह पुट कर दिया आपके पास 100 और एप्सिलॉन R यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें कितना गिवन है यहाँ पे 10, तो मैंने इसकी जगह पुट कर दिया आपके पास 10। तो ओवरऑल मेरे पास जो आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया 10 वोल्ट्स। नाउ सर्च फॉर द ऑप्शन, तो ऑप्शन फॉर 10 वोल्ट्स इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहे हैं अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड। ठीक है, चार्ज कर दिया। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरीके से हमारे पास पहले प्लेस की गई थी और उनको उठा के हम लोगों ने चार्ज करना शुरू कर दिया था किसी वोल्टेज सोर्स के साथ। अब वो चार्ज हो गई। अब हमने क्या किया कि आपके पास इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे से काफी दूर कर दिया। काफी से तो मुराद ये है कि पहले के मुकाबले में जितनी भी दूर थी वो उससे थोड़ा सा अब हम ज्यादा कर देंगे। कितना ये सवाल में मेंशन नहीं है, लेकिन हमने दूर कर दिया। अगर हमने दूर किया तो आप ये बताइए कि उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे पास हमारी कैपेसिटेंस के अंदर, या जो भी ऑप्शंस गिवन है उनमें से हम लोगों ने चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, हमारे पास एक बात याद रखिएगा बेटा आप, कि अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस जिन फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करता है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, जिसमें ए होता है एरिया ऑफ द प्लेट्स और डी होता है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब ए और डी इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। हमारे पास सवाल में इन्होंने क्या है कि भाई प्लेट्स को दूर कर दो। दूर करने का मतलब डी की वैल्यू बड़ी कर दी हम लोगों ने। डी की वैल्यू पहले के मुकाबले में हम लोगों ने ज्यादा कर दी। पहले फॉर एग्जांपल सिर्फ डी था डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान, अब वो लेट से हो गया डी डैश। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने डिस्टेंस बढ़ा दिया है दोनों प्लेट्स के दरमियान तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करते हो तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो जानी चाहिए हमारे पास, डिक्रीज हो जानी चाहिए। तो अब जरा ऑप्शंस देखते हैं। ओवरऑल कैपेसिटेंस डिक्रीज होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए तो देखते ही मैंने काट दिया क्योंकि वो कह रहा है कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। नहीं भाई, इंक्रीज नहीं होगी, हमारे पास डिक्रीज होगी। आगे क्या कह रहे हैं, इफ द प्लेट्स सॉरी बी पार्ट में कह रहे हैं द टोटल चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज बढ़ जाएगा उसके अंदर। चार्ज कैसे बढ़ेगा, चार्ज प्रोवाइड करने वाला तो आपके पास ये बैटरी है और कितना चार्ज इन पे स्टोर होने वाला है वो तो प्लेट्स का एरिया डिसाइड करने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास चार्ज कैसे बढ़ जाएगा, चार्ज तो नहीं बढ़ रहा, चार्ज तो उतना ही रहेगा। जिसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बी भी हमारे पास यहाँ पे गलत कंसिडर कर लिया जाएगा। आगे कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। नहीं भाई, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो तो हम लोग आगे एक सोर्स से प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सोर्स तो सेम है, उस सोर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। डी ऑप्शन कह रहे हैं अच्छा वैसे तो ले दे के ऑप्शन डी ही बच गया हमारे पास, तो यही करेक्ट होगा। बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्यों करेक्ट है। कह रहे हैं चार्ज रिमेन सेम, हाँ चार्ज तो वही रहेगा, आपने प्लेट्स को सिर्फ दूर किया है। उन प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस इस बैटरी ने प्रोवाइड किए थे वो तो ऑटोमेटिकली उतने ही रहने वाले हैं, उनके अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे पास। ठीक है जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा। ठीक है, ये सवाल जो है पहले तो इसका टॉपिक जज कर लो। सवाल में लिखे हुए नजर आ गया सबसे पहले ही मुझे स्केलर प्रोडक्ट। तो जहां पे स्केलर प्रोडक्ट की बात आती है मैं अपने जहन में एक चीज रिवाइज कर लेता हूं कि भाई स्केलर प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का जिसमें दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर निकल कर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी निकल कर आती है। और इनका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो क्या है, अगर दो वेक्टर्स को आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बराबर होगा पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड, देन दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड देन उन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसके कॉस के। ठीक है, अब ये आपसे कहा क्या सवाल में, जरा सवाल आगे तो लेके चलें। कहने ऑफ टू वेक्टर्स इज 2√3, यानी कि ये जो ए डॉट बी है ये किसके बराबर है हमारे पास 2√3 के। ठीक है, ये जो ए डॉट बी है ये किसके बराबर है 2√3 के। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 2√3 इज एक्चुअली इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी ए बी कॉस थीटा।
सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल में, कह रहे हैं एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट। सही है। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका आंसर भी क्या निकलता है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी निकलती है। बट यहां ये कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड का मतलब आप इसके सिर्फ नंबर की बात कर रहे हो, इसकी लेंथ की बात कर रहे हो, जो भी वेक्टर बनेगा उसका, ठीक है, उसकी डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही। तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल है उनका साइन। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में क्या बताया कि वो कितना गिवन है हमारे पास, 2। मैंने यहाँ लिख दिया भाई कि 2 है किसके बराबर, आपके पास ए बी साइन थीटा। अब जरा सवाल में आगे तो देखें गिवन पूछा क्या है। दे आर आस्किंग यू अबाउट व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। एंगल कैसे निकालेंगे, देखो इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस में ये जो ए और बी का मैग्नीट्यूड है ये दोनों मेरे लिए बेकार के हैं, क्योंकि मुझे सवाल में ना पूछे हैं ना बताना है इनके बारे में कुछ। हाँ, सवाल में जो एक चीज मुझसे पूछी जा रही है दैट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो एंगल निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को जब आप डिवाइड करते हो तो लेफ्ट के नीचे लेफ्ट साइड लिख दी जाएगी, ठीक है, और राइट के नीचे हमारे पास राइट साइड लिख दी जाएगी। तो ये बन जाएगा ए बी साइन थीटा डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो बेकार के दोनों फैक्टर्स थे जिनका ना काम था ना पूछा गया था, वो दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 2 और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिंपली कैंसिल हो जाएंगे। अब एक चीज, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, वो क्या हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ भी मुझे नजर आ रहा है, दैट इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो आपके पास कभी भी साइन और कॉस का अगर रेशियो बना हुआ आता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपली किसके, टेंजेंट थीटा के। तो हमारे पास हम सिंपली ये लिख देंगे यहाँ पे कि आपके पास ये जो टेन थीटा है ये बराबर आ गया आपके पास सिंपली किसके, 1/√3 के। अब लास्ट स्टेप हम सारे खुद समझ भी सकते हैं यहाँ पे कि अब हम लोगों ने क्या करना है। हमारे पास हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको थीटा को आइसोलेट करना पड़ेगा। थीटा के साथ लगा हुआ है 10, दूसरी तरफ जाके वो बन जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स। और टेन इनवर्स ऑफ √1 डिवाइडेड बाय √3 जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ये निकल के हमारे पास आ जाता है 30 डिग्री। ये वैल्यूज हमें याद भी हो सकती हैं। ये वैल्यू अगर हम एनईडी में बैठे हुए तो हम कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज 30 डिग्रीज। अब आप ऑप्शन सर्च कर लें तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। Okay. The next question is asking if two vectors are perpendicular to each other. दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। लेट्स से ये एक वेक्टर आ गया, ये एक वेक्टर आ गया। एक वेक्टर आ गया फॉर एग्जांपल मेरे पास ए, एक वेक्टर मेरे पास आ गया बी, और दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब द एंगल दे आर फॉर्मिंग विद ईच अदर इज 90 डिग्री, व्हिच मींस दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या, कह रहे हैं देयर डॉट प्रोडक्ट इज। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो भाई, ए डॉट बी, दोनों को डॉट कर दो। किसके बराबर होता है सर, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस, ठीक है। आओ वैल्यूज देखते हैं क्या 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 चलनी है। ए गिवन ही नहीं है सर, बी गिवन ही नहीं है सर, कॉस थीटा, थीटा गिवन है, थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है, 90। अब जब कॉस 90 आप निकालते हैं तो कॉस 90 इज एक्चुअली इक्वल टू 0, विच मींस दैट कि ये टोटल आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 0। तो हमेशा याद रखना कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारे, सॉरी, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज 0। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा आपके पास किसके बराबर होता है, 0 के। जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल है हमारे पास उसमें हमसे कह रहे हैं कि भाई आपके पास एक, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है हमारे पास, ठीक है, जरा देखते हैं। भाई लेट से मुझे यहाँ पे सिंपली ये चीज पूछी जा रही है कि भाई डॉट प्रोडक्ट्स, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए हमारे पास, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, कोई मसला नहीं, चेक करते हैं। कह रहे अगर वो पैरेलल वेक्टर्स हो तो क्या तब नेगेटिव आएगा। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होता है कि दोनों आमने सामने हैं और जो एंगल वो दोनों एक दूसरे के साथ बना रहे हैं वो है 0 डिग्री। अब क्योंकि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का वो बराबर होता है पहले के मैग्नीट्यूड के दूसरे के मैग्नीट्यूड के और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसके कॉस के। ये टोटल आंसर नेगेटिव आना चाहिए, भले कुछ भी है, वो माइनस में आना चाहिए। कैसे आएगा वो जरा और चेक करते हैं। जब हम लोगों ने कॉस 0 डिग्री पुट किया तो कॉस 0 डिग्री जो होता है आपके पास ये बराबर होता है 1 के।
जिसका मतलब आंसर तो पॉजिटिव बन रहा है, यहां से तो नेगेटिव नहीं बन रहा। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? बी पार्ट में कह रहे हैं दे आर एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा? पैरेलल का मतलब तो सिंपली क्या हो गया कि ये दोनों आमने सामने है। एंटी पैरेलल का मतलब भी यही होता है दोनों आमने सामने, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाएगी। जिसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा इन दोनों के दरमियान, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वो बन जाएगा 180 डिग्री। और जब आप कैलकुलेटर के अंदर या फिर अगर आपको याद हो कॉस ऑफ 180 आप निकालती हैं तो ये बराबर आ जाता है -1 के, जिससे मुझे क्लियरली नजर आ गया कि यहाँ से मेरे आंसर में नेगेटिव का साइन शामिल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरा जो ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है कि दोनों वेक्टर्स हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट जो है दोनों वेक्टर्स का, वो आपके पास नेगेटिव सिर्फ कब निकल सॉरी डॉट प्रोडक्ट जो है दोनों वेक्टर्स का वो नेगेटिव कब निकल सकता है? जब ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास एंटी पैरेलल। ठीक है जी। क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन वी टेक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ, अगर मैं आपके पास एक वेक्टर का उसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकाल लूं, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी याद रखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, उस ए वेक्टर को मैं यहाँ ड्रॉ करूं, यहाँ ड्रॉ करूं, कहीं नीचे ड्रॉ करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसिडरिंग इट टू बी अ फ्री वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास अब ये कह रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ, किसका? वेक्टर का अपने साथ ही, यानी कि ए का डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए के साथ ही। ठीक है, कोई मसला थोड़ी है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है कि आप पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो बड़ा मैटर करता है। एंगल कितना आ रहा है कि अगर हम फ्री वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलली कंसिडर किए जाएंगे, और उसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना ले लिया जाएगा आपके पास? 0 डिग्री। तो हमारे पास ये हो जाएगा a इंटू ए इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह आ जाएगा cos 0। cos 0 बराबर होता है 1 के, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। यानी कि जिस वेक्टर का आपने उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या कह रहे हैं कि भाई, सॉरी ऑप्शंस में क्या कह रहे हैं? ए में कह रहे हैं कि उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, नहीं। बी में कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, स्क्वायर रूट तो कहीं से आ ही नहीं रहा सर, ये तो एम ही दिया हुआ है। सी में कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यस, जो वेक्टर आपको गिवन थे उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास वो उसके बराबर ही निकल के आएगा। सेम वेक्टर तो नहीं आ रहा हमारे पास, दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में आपके